So we are start. So we are starting with international business. So I'll be taking your international business. We have 8 classes, 2 hours each. So we need to finish 5 units in 8 classes. We'll take up each unit one by one. We'll take up all the topics and we'll try to complete. We'll try to wind up all the topics. I have uploaded all the material. I'll be uploading the material that I'll be teaching you one by one on Google Classroom. I'll send you the Google Classroom link in the break, and I'll send you the code also for the Google Classroom so that you people are able to see. If you people want, I can just share you the Google Classroom code. Just give me a minute so that I can share you the Google Classroom code. That Google Classroom code will help you with all the documents जो हम अभी पढ़ रहे हैं सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसमें मैंने अपलोड कर रखी है. सो आपको उसमें मिल जाएगी. सो यू डोंट हैव टू बेयर द पेन अननेसेसरीली. आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज को लेके. So this is the I'm sharing you the code for the Google Classroom so that you people can see the material online for international business. This is for international business Google Classroom link. See what the topics that we need to cover. We are starting with unit number 1 as of now. So the topics that we would be covering is globalization and its growing importance in the world economy, impact of globalization, international business contrasted with domestic business, complexities of international businesses, internationalization stages and orientation, modes of entry into the international businesses, international business environment, economic, geographic, cultural, political, legal environment. So ये वाला यूनिट हमें कवर करना है. इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है. तो ये चीज़ें हमें पता है कि होती क्या है. बाकी द टॉपिक न्यू इज हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का, कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है. हम इंटरनेशनल बिजनेस अगर हम नाम सुनते हैं बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बेसिकली, आपको क्या समझ आता है इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, जो हम और कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं. हो सकता है हम जैसे मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स हमारी कंट्री का बिजनेस, हमारी कंट्री का नहीं है, उसका वो किसी बाहर के नेशन का है, किसी बाहर की कंट्री का है. हमने उसको अलाउ किया है कि हम उसको लेके आए और उसके नाम यूज करके हम उसकी प्रोडक्ट्स को सेल करें. उसके बदले हम उन्हें कुछ देंगे इन रिटर्न. क्यों? क्योंकि हम उनका नाम यूज कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड, एक बेसिक मोड है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का. हम बोलते हैं हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा किसके साथ कॉन्टैक्ट है, बाहर के बिजनेस के साथ कॉन्टैक्ट है. इंटरनेशनली हमारे पास कॉन्टैक्ट है. तो जैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट है, सो हम उसके अकॉर्डिंग वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. सो वट एवर वी आर डूइंग, जो हमारा बाहर से रिलेशन है, जो कोई बिजनेस का रिश्ता रिलेशन हमारा बाहर से है, किसी बाहर की कंट्री से है, किसी बाहर के नेशन से है. सो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल बिजनेस. अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की. अब हमें सबसे पहले क्या बोला है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, पहले ये बताना है. सो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या है, हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी. Such events is in one part of the world have an effect on people, societies in various other corners of the globe. Globalization is a result of phenomenon of convergence with the tendency of for the taste and preferences of the people in different countries to become similar, leading to the sameness or homogeneity. अब ग्लोबलाइजेशन का पर्पस क्या है या फिर वो प्रोसेस किस चीज का है, कि हमें इंटरकनेक्टेडनेस, जो हमारी कनेक्टेडनेस है, जो हमारे नेशंस के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस है एज अ ग्लोबल इकोनॉमी अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वो इंक्रीज करनी है. कि उससे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, जो बाहर की फैसिलिटीज लोगों को मिल रही है. वी से दैट वी आर अ डेवलपिंग नेशन, और हम किसी और अगर हम यूएस की बात करें तो वो डेवलप नेशन है. सो देयर इज अ ब्रांड XYZ ब्रांड
इन यूएसए एंड यू लाइक दैट ब्रांड, आप यूएसए गए और आपको वो पसंद आया ब्रांड। सो अब ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, हम उस ब्रांड को इंडिया में लेके आ सकते हैं, उस ब्रांड को हम इंडिया में ला सकते हैं। सो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो बॉर्डर्स हैं वो हम इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए खोल रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि उस कंट्री में भी वही चीजें हैं और हमारे पास भी वही। यूएसए में अगर हम बॉडी शॉप की बात करें या फिर कनाडा में बॉडी शॉप की बात करें, सो बॉडी शॉप की चीजें आपको सब जगह सेम मिलेंगी। सो इससे क्या है दैट की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिफरेंट कंट्रीज के हम सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सेम सामान बेच रहे हैं। अब कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो हर कंट्री अपने लोगों को देखते हुए करना चाहती है या फिर वो चीज करती है। सो अगर हम बोलते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं, अब जैसे मैकडॉनल्ड्स है, हम मैकडॉनल्ड्स इंडिया में खाते हैं और हम मैकडॉनल्ड्स यूएसए में खाते हैं, देयर वुड बी अ डिफरेंसेस इन द मेन्यू। चीज वही होगी बट मेन्यू अलग होगा। कैसे अलग होगा, क्यों अलग होगा? बिकॉज कुछ वहाँ की चीजें अलग हैं जो हम नहीं खा सकते, यहाँ पे अलाउड नहीं है। अब बीफ इज अलाउड आउटसाइड लीगली, यहाँ पे अलाउड नहीं है लीगली बीफ आना या सेल करना। सो ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ऐसी कुछ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं जो थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा अगर हम एक नेशन से दूसरे नेशन की बात कर रहे हैं। सो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है कि हम इंटरकनेक्टिवनेस बढ़ा रहे हैं, क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं अपने और नेशन से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के हम एक तरीके का क्लोज, जैसे हम कहते हैं क्लोज नेटवर्क हम एक बना रहे हैं। सो क्या होता है अगर हम आगे बात करें, सो इट सेज दैट it is described as a series of processes which result in product, people, companies, money, information being able to move freely to the different parts of the world regardless of the national geographical boundaries। चाहे national geographical boundaries हैं, फिर भी हम एक जगह से दूसरी जगह सामान easily move कर पाए। That is also the process of globalization, कि हम एक नेशन से दूसरे नेशन तक easily सामान पहुंचा सकते हैं। अब MDH के मसाले आते हैं। अब MDH के मसाले कनाडा में easily available है बिकॉज वहाँ पे इंडियंस रहते हैं। सो वेयर अगर हमारे नेशन के लोग हैं और यहाँ का इंडियन ब्रांड बाहर भी अवेलेबल है, बाहर के ब्रांड्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। H&M वॉज नॉट देयर, H&M बहुत बाद में आया। सो अफोर्डेबल क्लोथिंग में H&M इज लीडिंग, कि दे आर प्रोवाइडिंग अस अफोर्डेबल क्लोथिंग। और ऐसा नहीं है कि यहीं पे उसका रेट, बाहर भी इफ यू गो टू, आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और आपको H&M दिखता है, सो H&M के प्राइसेस अगर यहाँ पे कोई टॉप और वन ऑफ द आर्टिकल इज फॉर 800 रुपीज, बाहर भी उसी आर्टिकल का वही प्राइस होगा आपकी करेंसी में। सो मोर और लेस प्राइसेस रिमेन सेम, बट क्या होता है अगर जिस कंट्री का, जिस नेशन का वो ब्रांड है, होम ब्रांड है, सो डेफिनेटली वो सामान वहाँ पे सस्ता होता है। यहाँ पे MDH का मसाला 30 रुपीज का, 50 रुपीज का आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, वहाँ पे 50 का नहीं मिलेगा, वहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग इन डॉलर्स। सो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सारे चार्जेस मिलके जो भी एक्सपेंस होता है वो आपको पे ऑफ करना पड़ता है। सो दिस इज बेसिकली हमारा ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। नेक्स्ट वी हैव there are two viewpoints which explains the current phenomena of globalization. So it says that the hyper globalists consider globalization to be characterized by declining the power of the nation state and increasing the power of transnational cooperation, TNC. They emphasize the decline of the national culture and hail the emergence of global cosmopolitan corporate culture as a basic defining feature of globalization. अब हम इसमें हाइपर ग्लोबलिस्ट इसमें जो इन्होंने कंपेयर किया है या बोला है, सो उसमें सिंपल है कि हम क्या कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन से। अब हम ये बात करते हैं कि कुछ फायदे होंगे हमें और कुछ नुकसान भी होंगे। अगर हम नुकसान की बात करें तो नुकसान में क्या है, हमारी पावर्स कम हो रही है नेशन की, नेशन एज अ होल जो हम बात कर रहे हैं उसकी पावर कम हो रही है। स्टेट जो हमारा है, अब हम इंडिया में फॉरेन ब्रांड्स लेके आते हैं, जैसे हमारे पास पहले एक नॉर्मल स्ट्रीट फूड था बर्गर का, अब वही एक वो भी 50 रुपीज का सेल करता है या 40 रुपीज का बर्गर सेल करता है, विच इज नॉट एक्सपेंसिव। एंड मैकडॉनल्ड्स इज गिविंग यू सीटिंग कैपेसिटी, आपको प्रॉपर एयर कंडीशनर प्रोवाइड कर रहा है और वो भी आपको 40 रुपीज का बर्गर देता है। सो डेफिनेटली आप बर्गर कहाँ खाना पसंद करेंगे, मैकडॉनल्ड्स में, बिकॉज आपको वो और ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। देयर वुड बी मोर नीटनेस, सब चीजें क्लीनलीनेस, हमें लगेगा कि सब चीजें कहाँ पे बेटर है, हमारी मैकडॉनल्ड्स में बेटर है। सो डेफिनेटली जो हमारी लोकल फूड है, लोकल थिंग्स हैं, जो हमारी पावर है स्टेट की, वो डेफिनेटली हम रिड्यूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर की चीजें, वी आर यूजिंग फॉरेन आइटम्स मोर, वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू दी फॉरेन आइटम्स मोर, जितना कि हमें वो चीज नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव the transformationalists and consider globalization to be characterized by the set of uneven processes and shifting pattern of change in the functions and power of companies and governments. It considers globalization to be a changing global order which is characterized by deepening intergradation, fragmentation through the emergence of other important forces such as regionalism. The view of global accepts the accelerated impact of economic globalization, at the same time recognizing the local differences with the deep social cultural roots leading to the underlying tensions in the global business environment. As a transformational view,
takes note of underlying complexity of globalization processes, it is vividly recognized as more valid approach than hyper-globalization school of thought. The process of globalization is not a new phenomena, but a phase of globalization is different from the earlier episodes and the degree of interdependence between the different participants. The increased intensity of globalization process is the result of advances in the international trade and investment, and as well as the development in technology, transport and electronic commerce. So अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बेसिकली अब ट्रांसफॉर्मेशनल हमने हाइपर उसमें किया, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल उसमें हम बात कर रहे हैं. सो इसमें क्या बोलता है वो कि एक अनइवन प्रोसेस है हमारा ग्लोबलाइजेशन, और ये पैटर्न शिफ्ट करता रहेगा, इसकी पावर्स और फंक्शंस चेंज होते रहेंगे. ट्रांसफॉर्मेशनल, अब कोई एक ब्रांड था नेशन का, लोकल ब्रांड था, वो बहुत चल रहा था, बाहर का नेशन का ब्रांड आया, उसने थोड़ा सा और चीप करा, उसने कंपटीशन इंक्रीज किया, एंड द लोकल रीजनल आइटम जो थी वो डेड हो जाती है. डेड मीन्स वो ऑटोमेटिकली सेल, उसका सेलिंग प्रोसेस जो हम कहते हैं सेल कम हो जाती है. तो जब हम कह रहे हैं सेल कम हो जाती है, तो हम रीजन का जो नेशन का प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. सो ट्रांसफॉर्मेशनल इसमें वही है कि देयर आर पॉजिटिव्स एंड देयर आर नेगेटिव्स फॉर द सेम थिंग, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी प्रोसेस में भी, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में भी बहुत है. Is this clear to everyone till here? Please let me know. We are just going a little slow in this class. Please let me know. Yes or no, please. Any doubts to anyone? So you have doubt or you don't have doubt, or is it clear to you? Fine, we'll continue with the topic. नेक्स्ट अब हमारे पास है एलिमेंट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, जो हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. सो सबसे पहले है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ इंक्रीज्ड ग्लोबल फ्लोज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. इट्स मेन एजेंट्स आर कंपनीज, इन्वेस्टर्स, banks, financial institutions, private sector, industries, nation states, international institutions. Economic globalization has led to the growth and development of international business through the creation of globalized business corporation. These global business corporations are known by various names such as multinational enterprise, multinational corporation, or transnational corporation and are the face of international business. The simplest description of TNC is that it is a business enterprise which have business activity beyond the national boundaries through the ownership or control of production or various service facilities. So economic globalization में क्या क्या हमारा पार्ट है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में क्या आएगा? जो हम इकोनॉमिक से रिलेटेड, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस होगा. सो इसके बेसिकली पार्टिसिपेंट्स हमें मेंशन किया है कि पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? हमारी कंपनीज, ग्लोबली इकोनॉमी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं. सो हमारी कंपनीज हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, ये सारी हमारे मेन एजेंट्स हो गए जिससे कि वी आर यूजिंग, जो हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में जो पार्ट है. सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में अगर हम बात करें, सो ये सारा क्रिएशन प्रोसेस किसका है? हम ग्लोबलाइज्ड बिजनेस कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमें डिफरेंट नेम से हमें पता है कि डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. एक टीएनसी होती है, MNCs होती है, MNE होती है. सो MNE इज जस्ट एंटरप्राइज कॉर्पोरेशन एंड ट्रांसनेशनल. सो इन सब का क्या एक बेसिक रोल है, बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या है कि इनकी एक्टिविटीज नेशनल बाउंड्री से बाहर है, उनकी कंट्रोल और ओनरशिप है वो नेशनल बाउंड्रीज, मीन्स इंडिया के बाहर हम बिजनेस करते हैं. सो दैट इज TNC. ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन मीन्स जो हम बाहर बिजनेस कर रहे हैं, सो दैट इज ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन. Next we have cultural globalization. So cultural globalization is a process of cultural homogeneity or having similar taste all over the global economy. हम अब similar taste की बात कर रहे हैं कि जो हमारी global economy में सब जगह same है. So the globalization of culture is visible in the form of a common preference for things such as McDonald's burger, Nike shoes, iPods, BlackBerry is a symbol of global similarity of taste. अब मैंने आपको पहले ही McDonald's का एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे जो हम बर्गर खा रहे हैं, वहाँ पे जो बर्गर खा रहे हैं, इट इज मोर और लेस द सेम. देयर माइट बी लिटिल चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बट आपको बेसिक बर्गर वहाँ भी मिल जाएगा. सो दिस मे बी सीन इन द फॉर्म ऑफ कॉमन ग्लोबल प्रेफरेंस फॉर सच एज मैकडॉनल्ड्स, iPods, Nike shoes.
Next we have, it says that cultural homogeneity is the outcome of the impact of ideas, images that are able to travel globally due to development in telecommunication and the internet. अब इंटरनेट है, हमें कोई बाहर से किसी नेशन से कोई सामान चाहिए, सो ऑटोमेटिकली वी कैन जस्ट ऑर्डर ऑनलाइन एंड थिंग्स वुड बी इम्पोर्टेड, हम उसको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. अब पॉलिटिकल में क्या होगा, जो हमारी नेशन से रिलेटेड होगा, पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा. सो नेम इटसेल्फ सजेस्ट की पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन refers to the changes in the rules and the structures of global governance. The global economy has several changes in the political structure and the ideology after the end of the two world wars. These include the rise and fall of socialism and the emergence of global and regional institutions of governance such as IMF, World Bank, World Trade Organization. So they have been a move towards trade and investment liberalization policy. So हम political structures की बात कर रहे हैं. So these are the political financial जो हम बात करते हैं वो institutions हैं जो कि इसका part है, जो कि इसमें major participant है. So this was all for the political, cultural and economic globalization. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? The globalization process, globalization thing that we have just done, the three important factors: economic, cultural, and political. No? Fine, we'll continue with the topic. Now next we are starting now, as of now, what is international business? So international business refers to any business activity which involves the transfer of resources, goods, skills, knowledge or information across the national boundaries. So हम knowledge, skills, resources, goods, हम सारी चीजें एक नेशन से दूसरे नेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं. इंटरनेशनल बॉडी से, इंटरनेशनल बाउंड्री से क्रॉस हो रही है, या तो स्किल हो, इट कैन बी स्किल, इंफॉर्मेशन, anything which is going from one nation across the national boundaries, that is called international बिजनेस. सो मेन प्लेयर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में कौन कौन होते हैं, क्या किसके थ्रू हम कर सकते हैं? टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, टीएनसीज होते हैं, आईएमएफ होता है, वर्ल्ड बैंक होता है. हम टीएनसीज की बात करते हैं. सो टीएनसीज बहुत मेजर पार्ट होते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट प्लेयर होते हैं हमारे किस चीज में? इंटरनेशनल बिजनेस में. सो दे आर कंसिडर, वो एक नॉर्मल उसमें सिग्निफिकेंट प्लेयर्स माने जाते हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में. सो दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर gigantic cooperation employing thousands of people and earning billions of dollars in revenues all across the world. अब सब जगह हमारे पास, अब जनरल इलेक्ट्रिक है यूएसए, रॉयल डच, टोयोटा मोटर कोऑपरेशन जापान. तो ये सारी टोयोटा की हमारे पास कार्स हैं, Hyundai की कार्स हैं. सो दीज आर वेरी फेमस ब्रांड्स जो कि सब जगह आपको अवेलेबल होंगे. सो दे आर अर्निंग अ लॉट अकॉर्डिंग टू द नेशन. हर तरीके की गाड़ियाँ सब जगह अवेलेबल नहीं है. सो डिफरेंट टाइप की गाड़ियाँ हैं, तो दे पीपल आर सेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड अंडर अ सिंगल ब्रांड नेम. अब हमारे पास टीएनसी का मतलब बताया गया है. टीएनसी क्या होता है? एक तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट, मैंने आपको बताया था. एंटरप्राइज, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन किसके? मल्टीपल, बहुत सारे ग्लोबल लोकेशंस पे अवेलेबल होंगे. सो दैट इज टीएनसी. सो अ टिपिकल टीएनसी हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स. It is an ability to coordinate, control various stages of individual production chains within and between the two different countries. It has the ability to take advantage of geographical differences in the distribution of factors of production. So हमारे factors, हमारे production factors of production भी definitely हम हर geographical अगर हम बात कर रहे हैं, so हम उसके factors of production use कर रहे हैं और वहाँ की हम policies use कर रहे हैं, हम वहाँ के resources use कर रहे हैं. So definitely things are different. हम resources अपने domestic resources ना use करके international resources use कर रहे हैं and we are selling our product. Next we have the growth of international business. First, economic forces, economic system. So the world economy has a massive economic change since the end of World War II. The most significant development has been the rise and fall of socialism. Post World War II saw the emergence of USSR and its allies as supporters of socialism as opposed to the capitalist strength and the USA and the other European countries. So 1980 saw the followers of socialism move towards the free market principles and led to the creation of 15 independent
कंट्रीज आउट ऑफ सोवियत यूनियन। सो हमारी इकोनॉमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, सो धीरे धीरे उसमें सोशलिज्म का पार्ट कम हो गया और हमारी फ्री इकोनॉमीज हो गई है, जिसमें कि हम अलाउ करते हैं कि सारी इकोनॉमीज एक जगह से दूसरी जगह पे हम ब्रांड्स को अलाउ करते हैं कि वो इजीली मूव कर सकें। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या होता है? Large parts of developing world also made a move to a market-based system. This includes countries such as Brazil, China and India. चाइना के पास एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें कि इट फॉलो ज़्यादातर क्या फॉलो करता है, वो सोशलिस्ट चीज़ें ही फॉलो करता है, अपने नेशन की बनी हुई चीज़ें ही फॉलो करेगा, उसी को यूज़ करेगा। दे डोंट अलाउ टू मेनी ब्रांड्स टू एंटर। चाइना अभी भी आज भी व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता, फेसबुक यूज़ नहीं करता, इट्स नॉट अलाउड। उनके नेशन में ये सारी फीचर्स, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स। सप्लाई चेन्स का मतलब क्या होता है? दैट वी आर सोर्सिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या होता है? दैट वी आर सोर्सिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंसेज इन कॉस्ट एंड quality. Traditionally, the firms in the manufacturing sector have outsourced the business operation to reap the benefits of better quality एंड लोअर कॉस्ट। सो ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया? हमें सामान की क्वालिटी बेटर मिलने लगी एज अ कस्टमर अगर हम देखें, और उसके प्राइजेस भी कंपेयर टू दी नेशन। जो हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर हम लोकली प्रोड्यूस चीज़ें खरीदें वो महंगी मिलती है एज कम्पेयर टू द वंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्लोबलाइज। हम जो बात करें किसी बाहर की कंट्रीज के मुकाबले, उसकी कॉस्ट भी बेटर होगी, टेक्नोलॉजी भी बेटर होती है। बिकॉज अगर डेवलप्ड नेशन से अगर कोई चीज़ आ रही है तो डेफिनेटली दे हैव अ बेटर टेक्नोलॉजी, दे हैव अ बेटर ऑपरेशंस, दे हैव बेटर थिंग्स देन अस। Next, we have globalization of demand. So, it is a result of increasing interconnectedness among the distinct national market to form an integrated global structure. हम global structure की बात कर रहे हैं, global world की बात कर रहे हैं। So, जैसे जैसे हमारी interconnectedness बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड भी बढ़ रही है। अर्लियर हमें नहीं पता था कि कोका कोला होती क्या है, मैकडॉनल्ड्स क्या होता है, आईपैड्स क्या होते हैं, आईफोन्स क्या होते हैं। नाउ दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन बिकॉज हमारी नेशन इतना ज़्यादा दूसरे नेशन के साथ ज्वाइन अप हो गया है या फिर यूज टू हो गया है उनके प्रोडक्ट्स के, दैट वी टेंड टू बाय दैट प्रोडक्ट्स ओनली। नेक्स्ट वी हैव द पॉलिटिकल फोर्सेस। पॉलिटिकल फोर्सेस हमने ऊपर भी किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारी सिस्टम की जो चीज़ें हैं या हमारी सिचुएशन है वो डेफिनेटली थोड़ी सी बड़ी है, राइज है हुआ है, फॉल हुआ है सोशलिज्म में। सो अब जो डिफरेंट क्राइसिस आए उसके बाद things kept on improving and China has a unique model of socialist model, market socialism, since it has opened up its economy to free market sources, but it is guided by straight investment decision. Open up है, free है, but फिर भी किसके रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलेगी? जो स्टेट और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही दे वुड अलाउ टू यूज समथिंग, दे वुड अलाउ इन देयर इकोनॉमी। Next, we have the technological forces. The growth of international business has been significantly driven by the advances in communication information technology. The transformation technology through an increased flow of ideas and information across the borders. We find that the telecommunication has created a global audience and transport has been created a global village. The technological revolution is driven by the following factors. अब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, सो डिफरेंट टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास अगर हम बात करते हैं भारत की, सो फ्लो ऑफ आइडियाज़ है, इन्फॉर्मेशन है जो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में क्रॉस अप होती है, मीट अप होती है, इधर से उधर जा रही है। सो बाहर की कोई चीज़ है, कोई बाहर का प्रोडक्ट है, सो दे हैव बेटर टेक्नोलॉजी। सो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सो बाहर की चीज़ें जो फ्लो है, आइडियाज़ है, इन्फॉर्मेशन है, वो हमारी कंट्री में अक्रॉस द बॉर्डर एंटर करती है। सो डेफिनेटली एक तरीके का एक बेटर ग्लोबल ऑडियंस हमें मिल पाती है और हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। So, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ माइक्रोचिप। माइक्रोचिप इज एन इनोवेशन इन 20th century enabling an information revolution in global economy. It has been at the basis of development of satellites, optical fibers, wireless technologies, helping to create global marketplace with the help of internet and world wide web. सो अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रोचिप की, तो डेफिनेटली उसकी सैटेलाइट्स में उसने हेल्प किया है डेवलपमेंट में, ऑप्टिकल फाइबर्स बोले गए हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी बोली गई है जो कि हेल्प कर रहा है एज अ ग्लोबल मार्केट प्लेस में। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से और www की हेल्प से। हम अगर वट एवर साइट्स भी आर, हम जो भी साइट डालते हैं उसके आगे हम क्या लगाते हैं? www. सो दैट इज अ डिफरेंट, वही हम बात कर रहे हैं कि उससे हमारी नई डिस्कवरीज हुई है। सो द इंटरनेट, केबल, सैटेलाइट टीवी कनेक्ट्स
a plethora of small businesses firms across the globe by giving them information on the aspects of the business. For instance, the global communication network help in manufacturing to be coordinated in different physical locations worldwide and also ask for the same advertising message to reach consumers in different countries. So हमारा इंटरनेट हम यूज करके हम if we for example हमें कोई डिश बनानी है, so we can just type in, we can just Google और हम YouTube पे वो सारी चीजें देख सकते हैं. So इंटरनेट है, हमारे पास टीवीज हैं, केबल्स हैं, उससे हमारे डेफिनेटली हमें जो चीज करनी है डिफरेंट एस्पेक्ट्स है वो हम कर पा रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन. अब अर्लियर हमारे पास रिक्शास थे, फिर ऑटोज आए, सो डेफिनेटली हम डेवलप ट्रांसपोर्टेशन में भी इफेक्ट करते जा रहे हैं, चेंजेस करते जा रहे हैं, इंप्रूव करते जा रहे हैं. बिकॉज एन इम्प्रूव, जैसे जैसे हमारे सिस्टम इंप्रूव हो रहा है वैसे वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रहा है. अर्लियर हम ट्रेन से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, डोमेस्टिक की हम बात करें, अब धीरे धीरे सारी चीज़ें फ्लाइट्स हो गई हैं, सब जगह फ्लाइट्स आ गई हैं. सो दैट इट हेल्प्स कि इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, हम डेफिनेटली और सारी चीज़ें कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, बिकॉज टाइम कम मिलेगा, लेबर कम लगेगी हमें, कॉस्ट ऑफ मूविंग जो गुड्स है वो डेफिनेटली फिर कम हो जाएंगे. एनी डाउट्स? लेबर कम लगेगी हमें, कॉस्ट ऑफ मूविंग जो गुड्स है वो डेफिनेटली फिर कम हो जाएंगे. एनी डाउट्स टू एनीवन टिल हियर, प्लीज लेट मी नो. Any doubts to anyone, please let me know. Any doubts to anyone, please? I'm waiting for you all. Fine. Anyone else? Be active, students. Fine, we'll start. Continue. नेक्स्ट अब हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस के बीच में डिफरेंसेस हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द डोमेस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंक्रीज रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज. सो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक डिफरेंसेस हैं. हम सबसे पहले देखते हैं डाइवर्स बिजनेस एनवायरनमेंट. So international business operates in diverse business environment as it is located in different countries. Diverse हम बात कर रहे हैं, diverse मतलब different location की, multiple locations की. So हमारा जो normal हम international business की बात करते हैं, international business सब जगह फैला हुआ है, मीन्स और दूसरी कंट्रीज में भी है. सो उनकी कंट्रीज का कल्चर, इकोनॉमिक, सारी चीजें देखते हुए दे एंटर इनटू दी कंट्री, दे एंटर इनटू दी सिस्टम. उन्हें लॉज भी फॉलो करने पड़ते हैं, उनके गवर्नमेंट रूल्स भी होते हैं, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम्स भी होते हैं. सो दे नीड टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स. सो अगर हम ये सारी चीजें अगर डिफरेंट है, सो इससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है कि उसको फर्म्स को क्या सीखने को मिलेगा कि हर एक सिचुएशन में कैसे रहना है और कैसे अडेप्ट करना है. सो इट सीज दैट द फास्ट फूड मेजर मैकडॉनल्ड्स व्हिच हैज अ प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज अडैप्ट द मेन्यू ऑफ द लोकल टेस्ट. लोकल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसकी मेन्यू को वो अडैप्ट करता है. रिलीजियस जैसे जैसे होता है कि मैंने बोला कि जैसे इंडिया में बीफ अलाउड नहीं है तो यहाँ पे वो बीफ नहीं सेल करेगा. See, I told you beef products with chicken, and in the Middle East, it does not serve any products containing pork. So ये सारी चीजें रीजनल
रीजनल जो हमारी रिलीजियस थिंग्स होती है, लर्निंग्स होती है, लोकल टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें उन्हें फॉलो करनी पड़ती है. सो दिस इज इंटरनेशनल बिजनेस की मेजर मल्टीपल लोकेशंस होती है. डोमेस्टिक की मल्टीपल लोकेशंस अक्रॉस द नेशंस नहीं होती है. इट इज ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट. नेक्स्ट वी हैव इनहांस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. अब क्या होता है, बिजनेस फर्म्स को रिस्क प्रिडिक्ट करना पड़ता है डिफरेंट आउटकम से. अब रिस्क हम डेफिनेटली हम जब बात कर रहे हैं कि हमारी फर्म्स बहुत सारी लोकेशंस पे काम करेगी. जब हम बोलते हैं हमारा आउटलेट बहुत सारी लोकेशंस पे काम करेगा, तो उसमें रिस्क भी होगा, उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी होगी कि क्या इंडिया में वो प्रोडक्ट चलेगा, क्या अगर हम इंडियन कंपनी बाहर लेके जाते हैं, क्या वो बाहर के लोग उसको प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें सूट करेगा, उन्हें they will be they able to use the product. So there is definitely risk and uncertainty when we set up a new environment. जब हम नया बिजनेस सेट करते हैं किसी और नेशंस में. So definitely risk और uncertainty हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा रहती है as compared to the one in domestic market. So definitely it is very clear कि डोमेस्टिक में हमारे पास इतना स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इतने आउटलेट्स नहीं है, तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है as compared to the risk in international business. नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज. सो ऑपरेशनली इंटरनेशनल बिजनेस इज ऑफन मोर डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू मैनेज than the activities in the domestic market alone. So the difficulties manifest themselves in all the functional areas of the business. For example, local employees and expatriates may have trouble getting along with each other of cultural and language differences. अब हम ऑपरेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं. हमारे सारी जो ऑपरेशनल की क्या चीज़ें हमें ऑपरेशन में, लैंग्वेज हो गया, कॉस्ट हो गया, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. सो डेफिनेटली हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज कहाँ पे ज़्यादा होगी, इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस. सो हम बोल रहे हैं कि डेफिनेटली अगर हमारे पास ज़्यादा हम किस हर एक कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, सो जितनी कंट्रीज में हम ऑपरेट कर रहे हैं, सो वी आर मोर डिफिकल्टीज, थिंग्स वो मोर कॉस्टली, हमें ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, हमें उनके गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, हमें नॉर्म्स फॉलो करके हमें ये देखना पड़ता है कि वट एवर दे आर डूइंग अगर वो सही है या गलत है, या हमें एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं दोनों नेशंस के. सो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, जो हम ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली किसमें ज़्यादा होगी, हमारी इंटरनेशनल बिजनेस में. इंटरनेशनल बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है हमारा ज़्यादा हो, बट कॉम्प्लेक्सिटी और जो हमारी और सारी रिस्क है वो सारे किसमें ज़्यादा होते हैं, हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक वन. सो इट सेज दैट फॉर एग्जाम्पल लोकल एम्प्लॉयज इन expatriates may have trouble getting along with each other of cultural and language differences. The cultural diversity encountered with operating in several countries may create problems of communication, coordination, and motivation in the employees of the organization. Organizational principles and managerial philosophy differ vividly across the nations, increasing the complexity of operations and management, the complexity of management and in the international business. The extent of differences varies between firms and is determined by the factors such as geographical proximity, cultural heterogeneity and political compatibility. So definitely हम international business में जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे हमें दिक्कत ज़्यादा आएंगी. Definitely अगर हम different nations में operate कर रहे हैं, तो वही बात की profit ज़्यादा होगा, but जैसे स्केल होगा, स्कोप होगा, हर एक कंट्री की सिचुएशन अलग है, सो उसके अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा दिक्कतें, ज़्यादा रिस्क का फॉलो करना पड़ेगा. जब एक बार हम सेटल डाउन हो जाएंगे, देन वील गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ द रिस्क दैट वी हैव टेकन. सो दिस वाज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनेशनल बिजनेस एंड द डोमेस्टिक बिजनेस. एनी डाउट्स टू एनीवन? प्लीज लेट मी नो. It is just the first class. So how much syllabus you are asking? It is the first class and we are on unit number 1. And maybe third or fourth topic of unit number 1. नेक्स्ट हमारे पास है मोड्स ऑफ एंट्री. अब हम बोलते हैं फॉरेन मार्केट में एंटर करना है हमें, तो हम किन किन तरीके से फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं, या फिर क्या चीज हमारे पास है, स्ट्रैटेजीज किस चीज की हमें बनानी है. सो स्ट्रैटेजीज कंसर्न वेयर लोकेशन सिलेक्शन, टाइमिंग ऑफ एंट्री, how entry mode selection. International companies should enter and invest in a foreign territory during international expansion. These entry stages are important because they determine an MNE, multinational enterprise investment, environment, operational treatment, resources commitment, and evolutionary path. So entry mode refers to the nature of international transactions
chosen by a firm to enter the foreign market. So entry modes हमने देखा कि हम किसी foreign market में कैसे enter कर सकते हैं, उससे related हमारे पास different modes हैं. So the entry modes fall into 3 categories. क्या क्या categories है? Trade related, transfer related, investment related. So these are the 3 entry modes जिसमें कि हमें उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ट्रेड में क्या क्या आता है, ट्रांसफर में क्या क्या आता है और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है. So ट्रेड रिलेटेड में क्या होगा? Let's see. Trade related entry modes. So it includes exports, imports and counter trade. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपको पता है क्या होता है. एक्सपोर्ट एक बेसिक एंट्री लेवल है इंटरनेशनल बिजनेस में, जहां की हम प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं बाहर. So it says export is the most basic level of entry in the international business in which the firm has domestic production facilities and sell its product abroad. बाहर हम सेल कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को. फर्म्स में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ईदर गुड्स और सर्विसेज. इंपोर्ट क्या होता है? जब हम बाहर के प्रोडक्ट्स इंडिया में यूज कर रहे हैं, इंडिया में मंगवा रहे हैं, so that is called import. So export import गुड्स का भी हो सकता है और हम सर्विसेज का भी कर सकते हैं. सर्विसेज का कैसे हम कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं? बैंकिंग हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, इंश्योरेंस हो गया. ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर. 1 second please. So it says that a firm can either export directly or through export intermediaries. या तो हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर हम इंटरमीडिएरीज जो एक्सपोर्ट के थर्ड पार्टी स्पेशलाइजेशंस होती हैं उसको हम कॉन्टैक्ट करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं. So these intermediaries may offer limited services such as handling, only transportation, documentation, custom claims, as they may be more expensive or they may perform more expensive services like taking ownership, assuming the total responsibility for marketing and financing export. This helps small firms which may not be very knowledgeable, but the legal, financial and logistical details of exporting and importing. So सारी चीजें ये चीज इसमें इंक्लूड होगी. अगर हम एक ऑप्शन है हम डायरेक्ट कर ले, एक ऑप्शन है कि हम एक इंटरमीडिएरी को हायर करें जिससे कि हम उनको एक्सपेंसेस देके उसकी फीस देके हम ये सारे काम करवा लें. Exporting help the firm to gain first hand knowledge and expertise about the foreign market. It requires less financial and managerial resources other than the advanced mode of entry. Generally, exporting is an international entry open to virtually any size kind of a firm since it requires fewer resources. एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसी चीज है कि हम ये नहीं देखेंगे या फिर गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी कि आपकी फर्म छोटी है, बड़ी है, मिड साइज है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई भी कर सकता है बिकॉज उसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस कम है, डॉक्यूमेंटेशन कम है, और डॉक्यूमेंटेशन है भी तो वी हैव इंटरमीडिएरीज जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखते हैं. सो दिस इज फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. द थर्ड पार्ट सेज काउंटर ट्रेड. काउंटर ट्रेड क्या होता है? काउंटर ट्रेड इज अ फॉर्म ऑफ अ ट्रेड इन विच अ सेलर एंड अ बायर फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज गुड्स विद लिटिल or no cash or cash equivalents changing hands because of its nature. It is also viewed as a form of flexible financing or payment international trade. Counter trade includes 4 distinct type of trading arrangements. So counter trade का मतलब क्या होगा? मैं आपको सामान दे रही हूँ या आपके साथ सामान एक्सचेंज कर रही हूँ, हम खरीद बेच रहे हैं, बट हम पैसे के बदले खरीद बेच नहीं रहे हैं, हम उसके बदले कैश के बदले हम और कोई चीज ले रहे हैं जो हम एक्सचेंज में एक दूसरे को दे रहे हैं. आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है जिसमें कि क्या होता था कि हमारे पास कैश नहीं होता था. उस टाइम पे देयर वाज नो कैश. आपके पास व्हीट है, आप मुझे व्हीट दे दोगे, आप मेरे से राइस ले लोगे. सो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम प्रोडक्ट्स को सिर्फ एक्सचेंज करते थे. और उसमें क्या होगा कि बार्टर इज रिस्की बिकॉज फर्म्स हैव टू बी श्योर दे आर एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट्स व्हिच हैव डोमेस्टिक मार्केट टू एनेबल देम टू अर्न अ प्रॉफिट. हम अब प्रॉफिट अगर हम बात कर रहे हैं international business में, तो there is an example which says France shipped 138,067 tons of soft wheat to Cuba during the first quarter of 2001, half of which was through the wheat for sugar barter arrangement. आधी wheat किस लिए थी? शुगर के बदले थी. And the agricultural commodities for Cuba's government run for the food trading company. So कुछ चीजें शुगर के लिए थी और कुछ चीजें एग्रीकल्चरल हमने कमोडिटीज खरीदी जो कि हमें हमारी गवर्नमेंट को रन करने के लिए चाहिए थी, फूड ट्रेडिंग कंपनी को रन करने के लिए चाहिए थी. सो दिस इज बार्टर सिस्टम जिसमें कि एक चीज के बदले हम दूसरी चीज ले लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव काउंटर परचेज. काउंटर परचेज क्या होगा? रेसिप्रोकल बाइंग अग्रीमेंट.
in which a firm sells its products to another at one point of time and is compensated in the form of other product at some future time. For example, Russia purchased construction machine from Japan's Komatsu at the same future time uh, in return from Komatsu's agreement to buy Siberian timber. सो काउंटर परचेज में क्या होगा, मैंने आपसे सामान खरीदा, आपको सामान बेचा, पर मैंने आपको ये प्रॉमिस आपने मुझे की, आप मुझे कॉम्पनसेट करोगे किसी और सामान से फ्यूचर में जो मुझे रिक्वायर्ड होगा. सो काउंटर परचेज इज मोर फ्लेक्सिबल देन बार्टर सिस्टम बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डज नॉट हैव टू बी इक्वल. आपको जरूरी नहीं है मैंने आपको 100 किलो आयरन दिया है तो आप मुझे 100 किलो आयरन दोगे, हो सकता है उसके बदले मुझे गोल्ड चाहिए हो, सो आप मुझे उसके बदले गोल्ड देंगे. दैट इज अ काउंटर परचेज. नेक्स्ट हमारे पास आता है एन ऑफसेट. ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट इज एन अग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी अग्रीज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विद अ स्पेसिफाइड percentage of its proceeds from the original sale. For example, the Shanghai Aircraft Manufacturing Corporation, China may buy jets from Boeing using its proceeds from manufacturing the tail sections of the jets from Boeing. So offset is an popular in sales of expensive military equipment or high cost सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर. सो इसमें क्या हुआ कि एक पार्टी ने परचेज करने के लिए हाँ किया विद स्पेसिफाइड प्रोसीड्स फ्रॉम द ओरिजिनल सेल. कुछ जो ओरिजिनल सेल उसकी हुई होगी उसकी प्रोसीड से उसने अग्री किया कि ठीक है मैं बाकी का ये वाला सामान मैं खरीदूंगा. तो दिस इज ऑफसेट. लास्ट वी हैव बायबैक. बायबैक को हम कॉम्पनसेशन अरेंजमेंट भी बोलते हैं. इसमें क्या होगा, जब फर्म विल प्रोवाइड अ लोकल कंपनी विद इनपुट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, mostly capital equipment, to be sold in international market and agrees to take certain percentage of output produced by a firm as a partial payment. For example, a steel producer might send its goods to a foreign countries which would help the steel to manufacture a product such as shelving. The steel producing would then buy the shelves at a reduced price, in effect partially paying the manufacturer with the raw steel. Buyback में क्या होगा, मैंने आपको वुड दी, आपने वुड का फर्नीचर बनाया, तो आप मुझे ही वो फर्नीचर बेच रहे हो, उसमें आप क्या करेंगे, वुड का प्राइस जितने की वुड थी वो वुड आप कम करके मुझे एक कम प्राइस में फर्नीचर बेचेंगे. सो दिस वाज फॉर काउंटर ट्रेड एंड द एंटायर थिंग वाज फॉर ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज, जिसमें कि हमने पढ़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हमने काउंटर ट्रेड पढ़ा. काउंटर ट्रेड के 4 पार्ट्स थे, बार्टर सिस्टम, काउंटर परचेज, ऑफसेट और बायबैक. एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस वन? प्लीज लेट मी नो. एनी डाउट्स टू एनीवन? From the next class we'll move little fast, but as it's first class I'm being little slow. Any doubts to anyone? Yes, please, I am waiting. नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड्स. कॉन्ट्रैक्चुअल और ट्रांसफर एंट्री मोड्स आर दोज एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर in exchange for royalty fees. They differ from trade related entry modes in that the user is in a transfer related mode. It buys certain rights from the another. अब हम कॉन्ट्रैक्चुअल की बात कर रहे हैं. सो कॉन्ट्रैक्चुअल में क्या होगा, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं जिसमें कि हम किसी की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जैसे हम उसकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम उसका ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, उसके बदले हम रॉयल्टी फीस देंगे. So this is contractual modes. First is international leasing. International leasing is in which a foreign firm lessor leases out its new and used machine or equipment to the local company, often in a developing country. International lease arises largely because developing country manufacture or do not have financial capability to buy the equipment. So हम क्या करेंगे, फॉरेन जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो क्या करती हैं, वो लीज पे दे देती हैं अपनी मशीन्स को, अपनी इक्विपमेंट्स को लोकल कंपनीज को, कि बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज नहीं होती कि वो पूरी मशीन खरीद पाए. सो उससे क्या होगा, हम उसकी मशीन को बोरो कर लेंगे, लीज पे ले लेंगे, उसको रेंट पे ले लेंगे. प्रॉपर्टी की ओनरशिप राइट्स उन्हीं के पास रहेगी, बट वो एक लीज पीरियड होता है जिसमें कि हम उसकी प्रॉपर्टी को, मशीन को यूज कर सकते हैं. सो जिस पीरियड के लिए हम यूज करते हैं उस पीरियड के लिए हमें लीजिंग फी पे करनी पड़ती है, जिस चीज के लिए हम उन्हें मशीन उनकी यूज कर रहे हैं. एक एग्जाम्पल है जिसमें कि कहता है जापान मित्सुबिशी लीज 100 न्यू एंड यूज्ड हेवी ट्रक्स टू चाइनीज कंपनी इन सच इंडस्ट्रीज एज कंडक्शन, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. सो उन्होंने अपनी मशीन को लीज पे दिया चाइनीज कंपनी को कि ये सारे काम वो कर सके. सो चाइना क्या देगी, उन्हें लीजिंग फीस देगी, जो बिकॉज
वो उसकी मशीन्स को यूज कर रही है, उसकी मशीन्स को यूज कर रही है, सो डेफिनेटली दे आर सेविंग ऑन टू समथिंग, कि उसमें वो कुछ पैसे बचा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग क्या होगा कि जब हम उसकी इंटैंजिबल प्रॉपर्टी, नो हाउ, blueprints, technology, manufacturing design to its own unit or another firm for a specified period for a time in exchange for a royalty fee। अब इसमें क्या होगा कि मैं उसकी प्रॉपर्टी, इंटैंजिबल प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, उसका नाम यूज कर रही हूँ, उसकी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स के पास मैं जाती हूँ और मैं बोलती हूँ मुझे आपका नाम यूज करना है, तो उसके बदले मुझे रॉयल्टी फी पे करनी पड़ेगी। मैं उसका नाम यूज कर रही हूँ, उसकी टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ। So licensing allows licensee to produce and market a product similar to the one of the licensor already has been producing in its home country without requiring licensor to create a new operation abroad। So वो खुद ना अपने यहाँ पे एक आउटलेट खोल के मुझे देगा यूज करने के लिए, या मैं उसके पास जाऊंगी कि आप मुझे यूज करने दीजिए, सो उसका मैं स्टोर ओपन कर सकती हूँ। आई कैन ओपन द मैकडोनल्ड्स आउटलेट बाय टेकिंग हिज नेम, उसका लाइसेंसिंग उसे लेके एक रॉयल्टी फीस के बदले मैं उसके नाम को यूज कर सकती हूँ। उसका एडवांटेज क्या है? अब a licensor can reap the benefits of exploiting innovative technology by expansion abroad without any additional investment। मेरा अब ऑलरेडी मैकडोनल्ड्स का नाम चला हुआ है, सो आई डोंट नीड, मुझे इसमें मेरे को एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग में। मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ेंगे एडवर्टाइजिंग में, या मेरे को कोई और टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी मेरे पास है, मुझे सिर्फ एक रॉयल्टी फी पे करनी है। It involves less risk than entry mode through investment mode। Even if market conditions become very adverse, the maximum the licensor stands to lose its टेक्निकल फी। अगर सिचुएशन बहुत खराब भी हो जाती है तो सबसे पहले क्या मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा? टेक्निकल फी का। और अगर हम खुद इन्वेस्टमेंट करके चीजें करते हैं सो डेफिनेटली वो चीज हमें ज्यादा नुकसान रहेगा। सो लाइसेंसी कैन बेनिफिट थ्रू द टेक्निकल कोलैबोरेशंस as he is able to upgrade his technological capabilities and improve the competitiveness। टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल कोलैबोरेशन हम कर लेंगे किसी, अगर मैंने मैकडोनल्ड्स के साथ हैंड्स ज्वाइन किए कि ठीक है मैं तुम्हारा ब्रांड यूज करूंगी, सो उसके बाद उसके ऑपरेशनल जो होंगे, जो टेक्निकलिटी होगी, मैं उसको इंप्रूव कर सकती हूँ, खुद को इंप्रूव कर सकती हूँ ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लॉस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल is a major disadvantage। It is difficult for the licensor to maintain a satisfactory control over the licensing, manufacturing, marketing operations। सारा कंट्रोल किसके पास है? जिसका ब्रांड नेम है। सो एज हमारे पास इतनी कोई कंट्रोल नहीं रह पाता, सारा कंट्रोल वही करते हैं। licensee overseas can also become his competitor to the licensor। लाइसेंसी ही हो सकता है मैकडोनल्ड्स ही अपनी खुद का ब्रांच खोल ले थर्ड किसी और पार्टी से, जिससे कि हमारे बीच में और competition improve हो जाए। Further, a local licensee may benefit from the improvements in its technology when it uses to enter any market। वो definitely और कोई दूसरी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके अपनी टेक्नोलॉजी को improve कर सकता है। So this was for licensing। Next we have international franchising। Franchising is an entry mode in which the foreign franchisor grants specified intangible property rights like trademark or brand name to the local franchisee, who may follow strict and detailed rules as a business। In exchange of a franchisee, the franchisor receives a royalty payment, the amount to a percentage of franchisee's revenues। इसमें क्या होगा? फ्रेंचाइजी की जो रेवेन्यू होगी उसका परसेंटेज भी जिसका फ्रेंचाइजी ओनर है उसको जाएगा। Compared to licensing, franchising involves longer commitments, offer greater control over the overseas operations, including a broader package of rights, resources, which is why TNCs such as KFC often elect franchising। फ्रेंचाइजिंग में क्या फर्क है कि अगर आप फ्रेंचाइजी देते हैं किसी को, तो आपके पास ज्यादा कंट्रोल रहेगा, ज्यादा कमिटमेंट रहेगी, ज्यादा राइट्स और रिसोर्सेज। तो हर कोई चाहता है कि फ्रेंचाइजिंग दे। A franchisor generally maintains the right to control the quality of a products and services so that the franchisee cannot damage the company's image। Sometimes the franchisor insists the franchisee must buy equipments and key ingredients used in their product from the franchisor only। अब हमने ऊपर मैकडोनल्ड्स की बात करी, तो मैकडोनल्ड्स एक फ्रेंचाइजी का पार्ट भी हो सकता है, जिसमें कि वो कहते हैं कि हम अगर मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं तो उसमें जो उसकी केचप्स हैं या उसका और कुकिंग बर्गर पैटीज है, ये आपको कंपनी से ही खरीदनी पड़ेगी। दैट नीड्स टू बी मेंटेन, वो चीज सेम रहनी चाहिए।
Up next, it says that franchising allows the franchisor to maintain the consistency of its product in different markets. आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर आप दिल्ली में खाओ, मुंबई में खाओ, सेम मिलेगा. अगर हम एक आलू टिक्की की बात करते हैं, वो बर्गर आपको सेम मिलेगा. It is a low risk, low cost mode of entry which ensures global presence for the firm. It provides a fast and an easy avenue for leveraging assets such as trademarks, brand names for the global presence. For example, McDonald's has been able to build a global presence quickly and relatively low cost and risk by using franchisee. Franchisee खोल के मैकडॉनल्ड्स ने अपनी ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड सब जगह फैला ली है. नेक्स्ट वी हैव द डिसएडवांटेजेस. The franchisee may harm the franchisor's image by not upholding its standard. अब आप ये कह सकते हैं कि किसी आप डोमिनोज ब्रांच में जाते हैं, सामान है बट आप बोलते हैं आज चीज अच्छा नहीं डाला हुआ था, आज उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम दूसरे डोमिनोज में जाएंगे ही नहीं, जबकि उस डोमिनोज ने प्रॉपर उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करी है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रखा है. सो इससे क्या हुआ, आपके दिमाग में ये आ गया कि डोमिनोज ब्रांड ठीक नहीं है. इवन इफ द फ्रेंचाइजर इज एबल टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट, सम फ्रेंचाइजी स्टिल स्टे इन द बिजनेस बाय स्लाइटली ऑल्टरिंग द फ्रेंचाइजर्स ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क. स्टिल कुछ ना कुछ क्या लोग कर सकते हैं या लोग करते हैं कि उनके ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क में हल्का फुल्का चेंज करके दे टेंड टू बाय, उसको वो एक नया बिजनेस में टर्न अप कर देते हैं. अब नेक्स्ट हमसे कोई पूछता है डिफरेंसेस बताइए कि लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में डिफरेंस क्या है. सो फ्रेंचाइजिंग में क्या होगा, इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ टोटल बिजनेस फंक्शन, वेयरएज लाइसेंसिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूडिंग द राइट्स टू मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट अ सिंगल प्रोडक्ट और प्रोसेस. फ्रेंचाइजिंग में पूरा, अगर मैंने बोला कि पूरा बर्गर बनाने का ये पूरा टोटल बिजनेस फंक्शन में आपको देती हूँ, सो दैट इज फ्रेंचाइजी. बट अगर मैं बात करती हूँ लाइसेंसिंग की, लाइसेंसिंग में मैं आपको एक अपनी टेक्निक बता रही हूँ कि मेरी ये टेक्निक है, आप ये टेक्निक से अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. सो दैट इज यू आर जस्ट गेटिंग द लाइसेंस ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट. आप एक पार्ट ऑफ अ बिजनेस को आपको मिल रहा है. फ्रेंचाइजिंग गिव्स अ कंपनी greater control over the sale of the products in the target market, since the franchisee has a right to revoke the franchisee if the franchisee fails to abide the stipulated rules and प्रोसीजर्स. सो फ्रेंचाइजी के पास ज्यादा कंट्रोल रहता है आपकी सेल पे भी, बिकॉज उनके आपके जो रेवेन्यूज होंगे उसमें आपको फ्रेंचाइजी को भी रेवेन्यू देना पड़ता है. लाइसेंसिंग इज वेरी कॉमन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वेयरएज फ्रेंचाइजिंग इज वेरी कॉमन इन सर्विस इंडस्ट्रीज वेयर द ब्रांड नेम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैन्युफैक्चरिंग और इसमें सर्विस इंडस्ट्रीज की बात करी गई है. नेक्स्ट वी हैव turnkey projects. इसका फोर्थ पार्ट है turnkey projects. Turnkey projects is often known as build, operate, transfer (BOT), is an investment in which a foreign investor assumes the responsibility for design and construction of the entire operation, and upon the completion of the project, turns the project over to the purchaser and hands over the management to the local person whom it has trained. In return for completing the project, the investor receives the periodic payments that are normally guaranteed. BOT is very especially useful for very large scale long-term infrastructure projects such as power generations, airports, dams, expressway, chemical plants, steel mills. So टर्नकी में क्या होगा, मैंने किसी फॉरेन उसको कंपनी को एक डैम बनाने का एक प्रोजेक्ट दिया, सो वो पूरा सारा काम करेगा, सारी चीजें बनाएगा, पूरा डैम प्रॉपर बनाएगा, फिर वंस इट इज कंप्लीटेड वो मुझे उसका डैम का वो मुझे हैंड ओवर कर देगा कि दिस इज रेडी, और उसके बदले मैं उसको पीरियोडिकली फीस देती रहूंगी इन बिटवीन, जैसे जैसे वो कंप्लीट होता रहेगा. नेक्स्ट we have investment related entry mode. So इसमें FDI और FPI आता है. FDI क्या होता है? FDI refers to the investment in the assets of the company for the purpose of control of overseas operation and economic activities. FDI entry modes involve higher risk and greater financial commitment. FDI में फॉरेन से हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आई हैं जो कि हम उसमें यूज कर रहे हैं अपनी फर्म्स को. सो FDI involves higher risk and greater financial commitments as they than the both trade and transfer related services. The country making FDI investment in the home country is the home country, and the country receiving FDI is the host country. बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है हमारे पास किसी सेक्टर में, फॉर एग्जांपल आई से दैट कि रेलवेज पहले प्राइवेट सेक्टर था, पब्लिक कर दिया गया है कुछ परसेंटेज. सो उसमें जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आई हमारे पास रेलवेज में, तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो होम कंट्री है, और जिस कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है दैट इज द होस्ट कंट्री. So this is FDI, foreign direct investments. Next we have the foreign portfolio investment. Foreign portfolio क्या होगा? Investment है in financial instruments such as stocks, bonds through stock exchanges and other financial markets
only to earn a return on investment. FPI is based on a basic portfolio theory according to which individuals or firm invest in large amount of financial assets in search of highest possible risk adjusted net return. So FPI में क्या होगा, हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं. So stocks, बॉन्ड, स्टॉक एक्सचेंजेस से रिलेटेड जो सारे फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हैं, हम ये सारी चीजें बात कर रहे हैं एफपीआई में. सो एक कंट्री यूएसए या फिर इंडिया का कोई XYZ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसी यूएस की कंट्री में पोर्टफोलियो में, स्टॉक्स में अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करने के लिए स्टॉक मार्केट में. सो दैट इज एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. That is it for today. Let's do this difference between FDI and FPI. So FDI investment is done to gain controlling interest, ownership in a foreign company. क्या चीज के लिए है हमारी कंट्रोल, इंटरेस्ट, ओनरशिप फॉरेन कंपनी में. Whereas FPI as a mode of investment is only targeted at earning returns from the investment. FPI का बेसिक काम क्या है, हमें पोर्टफोलियो से रिटर्न, हमें स्टॉक से रिटर्न चाहिए. FDI is considered to be more stable form of investment as it involves long term commitments in the fund. एफपीआई इज वॉलेटाइल एंड आप इजीली एग्जिट कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में से अपने पैसे आप निकाल सकते हैं. एफडीआई में अगर आपने एक बार किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको उसमें से पैसे निकालना इतना इजी नहीं रहेगा. सो दिस इज डन फॉर टुडे. एनी डाउट्स टू एनीवन टिल हियर, प्लीज लेट मी नो और विल वाइंड अप द क्लास. Please let me know if you have any doubts.